हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर फेंगिन को देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है। फेंगिन यहाँ पर किसी की मौजूदगी को महसूस कर पाता है, वो भी लियाली ट्री के हार्ट की मदद से। ये और कोई नहीं बल्कि हिलियन होता है। हिलियन यहाँ पर फेंगिन का गला पकड़ लेता है और उसे धमकाने लगता है कि वो फेंगिन के साथ कुछ भी गलत करने के बारे में ना सोचे। मगर फेंगिन को इन सारी धमकियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता है कि हिलियन उसे नहीं मार सकता। हिलियन यहाँ फेंगिन का गला दबाने लगता है और उसके सीने में से लियाली ट्री के हार्ट को जबरदस्ती निकालने की कोशिश करता है। और इसी के पैरेलल में हम यहाँ पर फेंगिन को भी देखते हैं जो कि इसी रूम में है और यहाँ पर हिलियन के साथ आई हुई थी। जैसे ही हिलियन यहाँ फेंगिन के सीने में से वो हार्ट को निकालने की कोशिश कर रहा था, वैसे ही फेंगिन को भी दर्द हो रहा था। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर हिलियन के जोर करने पर फेंगिन के मुंह से खून निकलता है और फेंगिन के मुंह से भी खून निकलता है, जिसकी आवाज हिलियन सुन लेता है और रुक जाता है। हिलियन यहाँ पर महसूस कर पाता है कि लियाली ट्री का एक हिस्सा जो कि फेंगिन के दिल में अभी भी है, उसकी वजह से फेंगिन बची हुई है और उसको छेड़खानी करने की वजह से फेंगिन की जान भी जा सकती है। हिलियन को कमजोर पड़ता हुआ देखकर फेंगिन इस बात का फायदा उठाता है और उसे टोन मारने लगता है कि वो उसे कभी नहीं मार सकता। हिलियन यहाँ इससे बहस करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन फेंगिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे उकसाने लगता है कि वो उसकी जान लेता है कि वो और फेंगिन दोनों ही साथ में मर जाए। फेंगिन जो ये सब कुछ देख रही थी, अपना चाकू निकालती है और उसी चाकू से अपने हाथ पर वार करती है, जिसकी वजह से फेंगिन को भी दर्द होने लगता है और वो हिलियन को छोड़ देता है। फेंगिन वही चाकू लेकर यहाँ पर फेंगिन के पास आती है और उसे धमकाने लगती है कि अगर हिलियन तुम्हें नहीं मार सकता तो क्या हुआ, लेकिन मैं खुद को तो मार सकती हूँ ना। अगर तुम हिलियन को कुछ भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फेंगिन की ये सारी बातें सुनकर फेंगिन थोड़ा सा डर जाता है, मगर हिलियन यहाँ पर फेंगिन को संभालने की कोशिश करता है ताकि वो खुद को और तकलीफ ना पहुँचाए। मगर फेंगिन यहाँ हिलियन की एक नहीं मान रही थी। किसी तरह हिलियन फेंगिन को अपने साथ ले जाता है और इन दोनों के जाने के बाद यहाँ फेंगिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। अगले सीन में हम हिलियन और फेंगिन को देखते हैं जहाँ पर हिलियन फेंगिन की मरहम पट्टी कर रहा था। हिलियन यहाँ फेंगिन को डांटता है कि वो अपना ख्याल नहीं रख रही है, उसकी पुरानी इंजुरीज तो अभी तक ठीक भी नहीं हुई है और एक नई इंजुरी उसे हुई है। फेंगिन या हिलियन को दिलासा देते हुए उसे कहती है कि उसकी फिक्र ना करे, वो ठीक है। हिलियन या फेंगिन के लिए बैंडेज लाने के लिए वहाँ से चला जाता है। फेंगिन यहाँ अपने आप को शीशे में देखकर सोच रही होती है कि ये सब कुछ उसकी वजह से ही हो रहा है और बस एक ही तरीका है कि ये सब कुछ सॉल्व हो सकता है। फेंगिन यहाँ अपना चाकू हाथ में लेकर सोच रही होती है कि अच्छा हुआ कि ये कनेक्शन दो तरफा है, ना सिर्फ फेंगिन के हर्ट होने से फेंगिन हर्ट हो जाती है बल्कि फेंगिन के हर्ट होने से भी फेंगिन हर्ट हो जाता है। फेंगिन यहाँ चाकू हाथ में लेकर फेंगिन को मारने की प्लानिंग कर ही रही होती है कि इसी वक्त यहाँ पर हिलियन आता है, उसके हाथ से वो चाकू ले लेता है और उसे पूछता है कि वो क्या करने जा रही थी। फेंगिन यहाँ इसका कोई भी जवाब नहीं देती बल्कि हिलियन से पूछने लगती है कि आप वो किस तरीके से लियाली ट्री को जिंदा करेगा, क्योंकि उनका मौका अब जा चुका है जहाँ पर वो फेंगिन के दिल में से लियाली ट्री के हार्ट को फोर्सफुली निकाल सकते थे। हिलियन यहाँ फेंगिन से कहता है कि वो आप इसके बारे में फिक्र ना करे, वो किसी और तरीके से लियाली ट्री को जिंदा करने की कोशिश करेगा। मगर फेंगिन यहाँ पर आप समझ चुकी थी कि उसके मरने से ही लियाली ट्री जिंदा हो सकता है, मगर हिलियन इस बारे में नहीं सोचना चाहता था। फेंगिन यहाँ पर हिलियन को कन्विंस करने की कोशिश करती है, मगर हिलियन उसकी एक नहीं सुनता बल्कि उसके रूम में जो कुछ भी नुकीली चीजें थी वो हिलियन इकट्ठा करने लगता है ताकि वो उससे फेंगिन से दूर रखे। हिलियन यहाँ फेंगिन से कहता है कि उन्हें ये पता नहीं है कि लियाली ट्री के हार्ट की मदद से लियाली ट्री जिंदा हो भी सकता है या नहीं, क्योंकि लियाली ट्री को जिंदा करने के लिए सिर्फ लियाली ब्रांच की जरूरत है और सिर्फ इसी वजह से वो फेंगिन की जान को दांव पर नहीं लगा सकता। ये कहकर वहाँ से जाने वाला होता है, मगर फिर रुक जाता है और फेंगिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि आज से तुम मेरे नजरों के सामने ही रहोगी। ये कहकर वो फेंगिन को अपने साथ ले जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम यहाँ पर हुआ को देखते हैं जो कि फेंगिन के हाथ की पट्टी कर रही थी। हुआ यहाँ फेंगिन से पूछती है कि जब हिलियन यहाँ पर आ चुका था तो उसने हिलियन को क्यों नहीं मारा, क्या हिलियन के पास उसकी कोई कमजोरी है। हुआ कि ये सारे क्वेश्चन सुनकर फेंगिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसका मानना ये है कि वो किसी को भी जवाब देना नहीं चाहता, जो कुछ भी वो करता है वो अपनी मर्जी से करता है। यही बात वो हुआ को गुस्से में कहता है तो हुआ यहाँ फेंगिन को शांत करने के लिए उसे कहती है कि वो तो सिर्फ उसकी भलाई के बारे में सोच रही थी। हुआ की ये बात सुनकर फेंगिन यहाँ हुआ को अपने रूम में से जाने के लिए कहता है और कहता है कि वो दोबारा उसके रूम में ना आए बिना उसकी परमिशन के। मगर हुआ को ये बात ऑफेंडेड फील होती है क्योंकि वो तो यहाँ की रानी है ना, तो किसी भी हुआ को फेंगिन से मिल सकती है। मगर फेंगिन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है, वो जबरदस्ती हुआ को वहाँ से निकाल देता है। फेंगिन यहाँ पर अपने आप को मिरर में देखता है जहाँ पर वो बिल्कुल एक लड़की की तरह दिख रहा था। उसने बहुत ज्यादा मेकअप भी कर रखा था और उससे लड़कियों वाली परफ्यूम की स्मेल भी आ रही थी। ये सारी बातें वो देख कर सोचने लगता है कि वो कैसे ऐसे बन गया। फेंगिन को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में सारी चीजें यहाँ पर फेंक देता है, जो कि हुआ देख लेती है और हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर हिलियन और फेंगिन को देखते हैं। हिलियन ने जबरदस्ती फेंगिन को अपने पास
पास बिठा रखा था। ये दोनों यहाँ पर सीइंग और जीजू के साथ लंच कर रहे होते हैं। इन दोनों को ऐसे देखकर सीइंग और जीजू दोनों भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, मगर हिलियन यहाँ पर किसी की केयर किए बगैर फेंग युआन को प्रोटेक्ट कर रहा था। जीजू को यहाँ पर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, तो सीइंग से कहता है कि क्या वो दोनों साथ में मिलकर बाहर जाकर खाएं किसी रेस्टोरेंट में, मगर सीइंग इसके लिए मना कर देती है। जब जीजू उसका कारण पूछता है तो सीइंग उसे बहाना देती है कि उसे कुछ काम से जाना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जीजू को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता कि सीइंग को अचानक कहाँ जाने का पड़ गया, क्योंकि अब तो यहाँ पर उससे मिलने के लिए कोई पेशेंट भी नहीं आया हुआ है। तो फेंग युआन यहाँ जीजू को बताती है कि सीइंग या किसी लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर जा रही है। ये बात सुनकर जीजू को यहाँ पर थोड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सीइंग भी किसी लड़के के साथ बाहर जा सकती है। यहाँ पर हम जीजू के एक्सप्रेशन से हम क्लियरली नोटिस कर पाते हैं कि किस तरह जीजू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि सीइंग किसी और के साथ जा रही है, जो कि हिलियन जी भी नोटिस करता है। फेंग युआन यहाँ पर फेंग किंग के पास जाने की बात करती है, क्योंकि वो कई दिनों से वो अपने रूम में ही बंद है। ये कहकर वो वहाँ से जाने वाली होती है, मगर फिर देखती है कि हिलियन जी ने उसको और खुद को एक रिबन से बांध रखा था, जिसकी वजह से वो हिलियन जी के बगैर कहीं पर नहीं जा सकती थी। हिलियन जी यहाँ फेंग युआन को समझाता है कि वो हमेशा उसके पास ही रहे। फेंग युआन को ना चाहते हुए भी हिलियन जी की बात माननी पड़ती है, और जीजू को ये सब कुछ देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर महल में हुआ को देखते हैं, जो कि अभी से ही रानी बनने के ख्वाब देख रही थी और रानी की तरह तैयार भी हुई थी। हिलियन जी, जीजू और फेंग युआन यहाँ पर लियान ली के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं कि अचानक से यहाँ पर फेंग किंग आता है। फेंग किंग यहाँ इन तीनों को बताता है कि उसे याद आ चुका है कि उसने इस हेयरपिन को कहाँ पर देखा था। यहाँ से हमें फेंग किंग का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस टाइम का फ्लैशबैक है जब महल में ये बात फैल चुकी थी कि फेंगिन मर चुका है, जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ पर हुआ को बुली कर रहे थे। हुआ की हालत यहाँ पर जानवरों से भी बदतर हो चुकी थी। इसी वक्त यहाँ पर फेंग किंग आता है, और जो सर्वेंट हुआ को बुली कर रहे थे वो फेंग किंग को बताते हैं कि किस तरह हुआ उनकी महारानी के रूम से, यानी कि फेंग किंग की दादी से, जो कि फेंगिन की माँ भी है, उसके रूम से ये हेयरपिन चुरा रही थी। फेंगिन की माँ डांसर थी और फेंगिन एक नाजायज औलाद था, इसीलिए उनकी रूम की परवाह कोई भी नहीं करता था। इसीलिए हुआ उनके रूम से इस हेयरपिन को चुरा ली थी। हिलियन जी को जब इस बात का पता चलता है तो फेंग युआन को जीजू के भरोसे छोड़कर हुआ से मिलने के लिए आता है महल में, जहाँ पर वो देखता है कि हुआ को तो पहले ही किसी ने मार डाला था। यह देखकर उसे बहुत ज्यादा झटका लगता है। हिलियन जी यहाँ पर वापस आकर फेंग युआन को हुआ के मरने की खबर सुनाता है। फेंग युआन यहाँ हिलियन जी से उस हेयरपिन के बारे में पूछती है, तो हिलियन जी उसे बताता है कि हुआ के पास कोई भी हेयरपिन नहीं है, लगता है कि किसी ने उस हेयरपिन को चुरा लिया है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर हुआ की लाश के पास फेंगिन को देखते हैं, और फेंगिन के हाथ में वही हेयरपिन था। फेंगिन यहाँ हुआ के लाश के पास बैठकर हंस रहा था, और यहाँ पर हम फेंगिन का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब फेंगिन अपने आप को संवार रहा था, इसी वक्त यहाँ पर हुआ आती है। हुआ यहाँ फेंगिन को इस स्टेज में देखकर बहुत ही डिस्गस्टिंग फील कर रही थी, और इस बात का एहसास वो फेंगिन को भी करवाने की कोशिश करती है कि वो और लड़कों की तरह नहीं रहा, वो बदल चुका है। फेंगिन को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हुआ को इस बात का एहसास बहुत देर से होता है कि जो कुछ भी उसने फेंगिन से कहा है वो गलत है, और इससे फेंगिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हुआ यहाँ फेंगिन से माफी मांगते हुए वहाँ से जाने की कोशिश करती है, तो फेंगिन उसे वहाँ पर रोकता है, और उसी हेयर पिन से फेंगिन हुआ का गला काट कर उसे वहीं पर मार डालता है। फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। यहाँ पर हम फेंगिन को देख पाते हैं, जिसका हुलिया अब बिल्कुल ही बदल चुका है, और ना सिर्फ लड़कियों की तरह मेकअप करता है बल्कि लड़कियों की तरह ड्रेसअप भी करता है, और उसने उसी हेयर पिन को पहन रखा था जो कि उसकी माँ की है। फेंगिन यहाँ अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझता है और कहता है कि अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो कि मुझे खत्म कर सकता है। यहाँ से सीन कट होता है, और अगले सीन में हम यहाँ पर शैन को देखते हैं, जो कि जीजू के पास आता है और उसे एक बॉक्स देता है, जो कि जीजू ने खास शाओलिन सिटी से मंगवाया था। शैन यहाँ जीजू को एक लेटर भी देता है और कहता है कि ये आपके फादर ने यानी कि एम्परर ने भेजा है खास हिलियन जी के लिए। शैन यहाँ पर जीजू से परमिशन मांगता है कि वो डोंगली से मिलने के लिए शाओलिन सिटी वापस जाना चाहता है, ताकि वो डोंगली को प्रपोज कर पाए। जीजू इसके लिए मान जाता है और शैन को परमिशन देता है। शैन यहाँ जाने से पहले जीजू को यहाँ पर एक एडवाइस देता है कि सींग के पास बहुत ज्यादा प्रपोजल आ रहे हैं, तो अगर वो उसे पसंद करता है तो देर ना करे और अपनी फीलिंग को सींग के सामने इजहार करे। ये कहकर शैंग वहाँ से चला जाता है। शैंग की ये सारी बातें सुनकर जीजू यहाँ सोच में पड़ता है कि आप वो क्या करेगा। अगले सीन में हम यहाँ पर जीजू को देखते हैं, जो कि हिलियन जी को वही लेटर डिलीवर करता है जो कि उसके फादर ने यानी कि एम्परर ने हिलियन जी के लिए दिया था। हिलियन जी इस लेटर को खोलता है और पढ़ता है, जिसमें लिखा हुआ था कि कभी कभी हम जो देखते हैं वो असल में सच नहीं होता, बल्कि जो हम करते हैं वही सच हो जाता है। इस खुफिया लेटर को जब हिलियन जी पढ़ता
पढ़ता है तो उसे समझ नहीं आता कि इस लेटर का क्या मतलब है। यहाँ पर फेंग यूआन कंफ्यूज हो जाती है कि एम्परर ने खास इस लेटर को हिलियन जी को इस टाइम पर क्यों दिया, जब उन्हें पता है कि वो लियांली ट्री को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जीजू यहाँ फेंग यूआन को वही बॉक्स देता है जो कि थोड़ी देर पहले शेंग शाओलिन सिटी से जीजू के लिए लेकर आया था। इस बॉक्स में वही हेयर पिन है जो कि कभी हिलियन जी ने फेंग यूआन को गिफ्ट के तौर पर दिया था। फेंग यूआन इस हेयर पिन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि इस हेयर पिन से उनकी बहुत ज्यादा यादें जुड़ी हुई है। हिलियन जी इस हेयर पिन को हाथ में लेता है और उसे गौर से देखने लगता है। फेंग यूआन को कुछ समझ नहीं आता तो हिलियन जी अचानक से फेंग यूआन को बताता है कि इस हेयर पिन में लियांली ब्रांच छुपा हुआ है। ये बात सुनकर जीजू और फेंग यूआन दोनों भी हैरान हो जाते हैं। हिलियन जी यहाँ फेंग यूआन से पूछता है कि क्या ये हेयर पिन कभी भी टूटा था, तो फेंग यूआन यहाँ हिलियन जी को सच बताती है कि दरअसल ये हेयर पिन एक बार उसके हाथ से गलती से टूट गया था, तो उसने आंट चुन को ये हेयर पिन दिया था ठीक करने के लिए, क्योंकि वो हिलियन जी का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। हिलियन जी ये सारी बातें सुनकर समझ जाता है और उसे कहता है कि दरअसल आंट चुन ने इस हेयर पिन के अंदर लियांली ब्रांच को छुपाया हुआ था ताकि ये हेयर पिन दोबारा ना टूटे। जीजू और फेंग यूआन ये बात जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब उनके पास एक और लियांली ब्रांच आ चुका है। इसका मतलब ये है कि उनके पास एक और मौका है लियांली ट्री को बचाने के लिए। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर पैलेस में फेंकिंग को देखते हैं जो कि एक आदमी से कहता है कि वो हिलियन जी और फेंग यूआन के ऊपर नजर रखे। और अगले सीन में हम यहाँ पर जीजू को देखते हैं जो कि सींग के पास आता है जो कि एक पेशेंट को देख रही थी। यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी लेकिन फिर भी जीजू यहाँ सींग के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। सींग यहाँ जीजू को साफ साफ इनकार कर देती है क्योंकि आप वो बहुत ज्यादा बिजी थी, लेकिन फिर भी जीजू इंसिस्ट करता है तो सींग मान जाती है और साइड में आती है। यहाँ पर जीजू सींग को अपने दिल की बात कहने ही वाला होता है लेकिन कुछ वजह से वो नहीं कह पाता क्योंकि जीजू को यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी अपनी दिल की बात कहने के लिए। सींग को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जीजू क्या कहना चाहता है, तो जीजू को इग्नोर करते हुए वापस से अपने पेशेंट को देखने के लिए आती है। इसी तरफ हम यहाँ पर हिलियन जी को देखते हैं जो कि फेंग यूआन के पास आता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि वो लिंचुआन सिटी जा रहा है जीजू के साथ ताकि लियांली ट्री को जिंदा कर पाए। फेंग यूआन यहाँ से पूछती है कि वो दोनों तो साथ में जाने वाले थे ना कल, तो आज क्यों अचानक वो जा रहा है। यहाँ पर जीजू भी आता है और फेंग यूआन को समझाने की कोशिश करता है कि वो उनके साथ लिंचुआन सिटी नहीं जा सकती क्योंकि लिंचुआन सिटी में पॉइजनस गैस फैल चुका है तो उससे उसकी तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन फेंग यूआन फिर भी नहीं मान रही थी तो हिलियन जी उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब उनके पास 2 लियांली ब्रांच है तो इससे लियांली ट्री जरूर जिंदा हो जाएगा, तो उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और यहीं पर रुककर अपना ख्याल रखे। फेंग यूआन के पास और कोई चारा नहीं था तो हिलियन जी की बात मान जाती है, लेकिन इन तीनों को नहीं पता कि यहाँ पर एक और शख्स था जो कि इन तीनों की बात सुन लेता है। दरअसल ये वही आदमी है जिसको फेंगिन ने यहाँ पर इनकी जासूसी के लिए भेजा था। ये शख्स इनकी बातें सुनकर फेंगिन को आकर सब कुछ बता देता है, जिसको सुनकर फेंगिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसका गला पकड़ लेता है और उसकी जान वहीं पर लेता है और उसे कहता है कि कोई भी मुझसे मेरी पावर और लियांली ट्री का हार्ट नहीं छीन सकता, मैं उन सबको खत्म कर दूंगा जो कि मेरे रास्ते में आएंगे। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम यहाँ पर शीलू को देखते हैं जो कि आपने एक कप से खेल रही थी। इस कप में उसने एक लकड़ी को घुसा रखा था जिसकी वजह से पानी नहीं गिर रहा था उस कप में से। फेंग यूआन यहाँ शीलू के पास आती है और उसे समझाती है कि वो इस कप में से इस लकड़ी को निकाले ताकि इस कप में से पानी इजीली फ्लो करे। शीलू को यह बात समझाते समझाते यहाँ पर फेंग यूआन भी एक बात समझ जाती है कि उसके दिल में भी लियांली ब्रांच का आधा हिस्सा है और जब तक वो उस आधे हिस्से को नहीं निकालेगी तो लियांली ट्री नहीं बच पाएगा, लेकिन अगर वो इस लियांली ब्रांच को निकालती है तो उसकी जान भी जा सकती है। इसी बात को जानने के लिए यहाँ फेंग यूआन सींग के पास आती है और सींग से उस लियांली ब्रांच के बारे में पूछने लगती है जो कि उसके अंदर है। सींग यहाँ फेंग यूआन को समझाती है कि जो लियांली ब्रांच फेंग यूआन के अंदर है दरअसल उसकी लाइफ लाइन है, अगर वो उसको निकालने की कोशिश करेगी या फिर उसे कोई छेड़खानी करेगी तो उसकी जान जा सकती है। सींग यह समझ चुकी है कि फेंग यूआन के दिमाग में कुछ चल रहा है तो फेंग यूआन से पूछती है कि क्या उसने इस बारे में हिलियन जी से बात की है। फेंग यूआन यहाँ सींग से कहती है कि वो इसके बारे में हिलियन जी से कुछ भी ना कहे क्योंकि हिलियन जी पहले ही लिंचुआन सिटी के बारे में बहुत परेशान है, वो ये बात करके उसे और परेशान नहीं करना चाहती। किसी तरह फेंग यूआन यहाँ सींग को चुप रहने के लिए मनाती है। फेंग यूआन वहाँ से जाने वाली होती है लेकिन रास्ते में उसे हिलियन जी मिलता है। हिलियन जी यहाँ दिल में कह रहा होता है कि मैं ये बात फेंग यूआन से कैसे कहूँ कि हम फेल हो चुके हैं लियांली ट्री को जिंदा करने में। मुझे लगा था कि अगर हमें दूसरा लियांली ब्रांच मिल जाता है तो हम लियांली ट्री को जिंदा कर पाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि लियांली ट्री को जिंदा करने के लिए उसी लियांली ब्रांच का इस्तेमाल करना होगा जो कि फेंग यूआन के दिल के अंदर है। हिलियन जी ये सारी बातें फेंग यूआन से नहीं कहता, बस उसे इतना कहता है कि उन्होंने कोशिश की है, बस उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। फेंग यूआन यहाँ हिलियन जी से कहने लगती है कि वो लिंचुआन सिटी जाकर लियांली ट्री को जिंदा होता हुआ देखना चाहती है अपने आँखों से। फेंग यूआन यहाँ रिक्वेस्ट करने लगती है तो हिलियन जी को इसके लिए मानना ही पड़ता है और फेंग यूआन को अपने साथ लियांली ट्री के पास ले चलने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम यहाँ
यहाँ पर लियांली ट्री के पास फेंगिन को देखते हैं, जिसने अपने हाथों में एक आग की लकड़ी पकड़ रखी थी ताकि वो लियांली ट्री को बर्बाद करे। इसी वक्त यहाँ पर एंड टाइम पर हिलियनजी आता है और फेंगिन को देख लेता है। हिलियनजी को यहाँ समझ आता है कि जिस लड़की को उसने शाओलिन सिटी के स्काईरिस में देखा था वो दरअसल एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का था, जो कि और कोई नहीं बल्कि फेंगिन ही था। हिलियनजी यहाँ फेंगिन को धक्का देकर उसे तलवार की नोक पर रखता है। फेंगिन यहाँ हंसने लगता है और हिलियनजी से कहता है कि आखिर तुम्हें पता चल चुका है कि लियांली ट्री को बर्बाद करने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। और कहता है कि अगर ये तुम्हें बात पता भी चल चुकी है तो इससे मेरा कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। फेंगिन यहाँ हिलियनजी को गुस्सा दिलाने के लिए उसे कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तो लिनशुआन सिटी हमेशा बर्बाद ही रहेगा। फेंग युआन को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जानबूझकर हिलियनजी की तलवार के सामने आती है और खुद को मारने की कोशिश करती है, मगर हिलियनजी एंड टाइम पर आकर उसकी जान बचा लेता है तलवार पर हाथ रखकर। फेंग युआन या फेंगिन को धमकाते हुए उसे कहती है कि मैं लियांली ट्री को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अगर इसके लिए मुझे मरना भी पड़ेगा तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। हिलियनजी यहाँ फेंगिन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फेंगिन डरते हुए वहाँ से चला जाता है। फेंग युआन यहाँ उसके जाने के बाद हिलियनजी के हाथ की पट्टी करती है और ये दोनों साथ में मिलकर लियांली ट्री के ऊपर बैठ जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों आपस में अपनी पुरानी यादें याद करने लगते हैं। फेंग युआन की बातों से हमें यहाँ पर क्लियरली पता चलता है कि फेंग युआन यहाँ अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन इसकी बहना को हिलियनजी को पढ़ने नहीं देती। फेंग युआन यहाँ हिलियनजी से बहुत से प्रॉमिस भी लेती है कि जब लिनशुआन सिटी ठीक हो जाएगा तो वो सीइंग और जीजू को यहाँ पर एक गेस्ट के तौर पर इनवाइट करेगा। हिलियनजी इसके लिए भी मान जाता है। फेंग युआन यहाँ हिलियनजी से ये भी प्रॉमिस लेती है कि जब लिनशुआन सिटी ठीक हो जाएगा तो वो शिलियो को भी यहाँ पर लेकर आएगा और उसी जगह पर बैठाएगा जहाँ पर वो आज बैठी हुई है। हिलियनजी यहाँ थोड़ा सा शक करने लगता है फेंग युआन की बातों पर, लेकिन फेंग युआन इस बात को संभाल लेती है। फेंग युआन यहाँ बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, लेकिन फिर भी वो हिलियनजी को इस बात का पता चलने नहीं देती। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम हिलियनजी और फेंग युआन को उनके रूम में देखते हैं। हिलियनजी यहाँ पर सोच रहा होता है कि वो लियांली ट्री को जिंदा करने के लिए फेंग युआन के दिल में जो लियांली ब्रांच है उसका इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। हिलियनजी को यहाँ एहसास होता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो लियांली ट्री और लिनशुआन सिटी के लोगों को नहीं बचा पाएगा। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर फेंग युआन को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि उसका जिंदा रहने का मकसद सिर्फ एक ही है कि वो लिनशुआन सिटी और लियांली ट्री को जिंदा करे वापस से। हिलियनजी यहाँ पर देखता है कि फेंग युआन अभी तक नहीं सोई, तो इसके बारे में फेंग युआन से पूछता है। तो फेंग युआन उसे बताती है कि उसने एक खूबसूरत सा सपना देखा है। उसने देखा कि लियांली ट्री दोबारा जिंदा हो गया है। ये बात सुनकर हिलियनजी भी खुश हो जाता है और उसे गले लगाता है। यहाँ पर फेंग युआन दिल ही दिल में हिलियनजी से माफी भी मांगती है कि उसे ये सब कुछ उसको बताए बगैर ही करना पड़ेगा और उसे उसको गुड बाय कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये कहकर वो रोने लगती है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम हिलियनजी को देखते हैं जो कि लियांली ट्री के सामने बैठकर अपने पूर्वजों से माफी मांग रहा था कि उसने लियांली ट्री को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। अगले सीन में हम यहाँ पर फेंग युआन को देखते हैं जो कि बारी बारी सबके पास जाकर अपने अपने मेमोरीज बना रही थी उनके साथ, क्योंकि उसे पता है कि ये उनके साथ आखिरी मोमेंट है जो कि वो उनके साथ बिता रही है। फेंग युआन यहाँ फेंकिंग से मिलती है और उसे उसकी स्वीट डिश बनाकर खिलाती है। फेंग युआन उसके बाद जीजू से मिलती है और उसे एक तलवार गिफ्ट करती है जो कि उसके फादर ने उसे दी थी। फेंग युआन की बातों से जीजू को भी थोड़ा शक होता है, लेकिन फिर फेंग युआन इस बात को संभाल लेती है। जीजू के बाद फेंग युआन यहाँ पर सीइंग से मिलने के लिए आती है जहाँ पर शिलियो भी थी। फेंग युआन यहाँ सीइंग को एक सूप बनाकर पिलाती है जो कि सीइंग को बहुत पसंद भी आता है। फेंग युआन यहाँ शिलियो के लिए एक कपड़े भी लेकर आई थी जो कि उसने खुद अपने हाथों से सिए थे। फेंग युआन ये कपड़े सीइंग को देती है और उसे कहती है कि वो ये कपड़े शिलियो को उसके 16 बर्थडे पर दे। सीइंग को भी यहाँ फेंग युआन की बातें सुनकर उस पर शक होता है, लेकिन फिर भी फेंग युआन ये बात भी संभाल लेती है। सीइंग यहाँ फेंग युआन को सजेस्ट करती है कि क्या वो शिलियो को उनकी असलियत बताए कि वो उसकी असल माँ नहीं है बल्कि फेंग युआन उसकी रियल मदर है। सीइंग ये बात शिलियो को बताने चाहती है, मगर फेंग युआन उसे रोकती है और उसे कहती है कि आप सही वक्त नहीं है, शिलियो अभी बहुत छोटी है, अगर हम उसे ये बात कहेंगे तो इसका असर उसके दिमाग पर होगा और वैसे भी उनके पास बहुत टाइम है शिलियो को ये सच बताने के लिए। सीइंग इसके लिए मान जाती है, लेकिन फिर शिलियो को अपने पास बुलाती है। शिलियो यहाँ फेंग युआन के पास आकर बैठ जाती है और उसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगती है। ये देखकर सीइंग से रहा नहीं जाता और वो शिलियो से कहती है कि वो फेंग युआन को भी अपनी माँ जैसे ही समझे, बल्कि उसे माँ कहकर ही बुलाए। शिलियो इसके बारे में पहले सीइंग से सवाल करती है, लेकिन फिर सीइंग उसे समझाती है तो शिलियो मान जाती है और फेंग युआन को माँ कहकर बुलाती है, जिससे फेंग युआन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फेंग युआन यहाँ सीइंग और शिलियो के साथ कुछ टाइम स्पेंड करती है जहाँ पर ये तीनों मिलकर टूटते हुए तारों को साथ में देखते हैं और तीनों भी प्रे करने लगते हैं, लेकिन फेंग युआन के आंखों में आंसू थे। अगले सीन में हम हिलियनजी को देखते हैं जो कि मार्केट आया हुआ था और यहाँ पर फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी। हिलियनजी यहाँ पर एक लैटिन के पास आता है और अपनी विश उसके पर लिखता है। हिलियनजी के वहाँ से जाने के बाद उसी शॉप
में फेंग युआन और किंग सेंग भी आते हैं। किंग सेंग यहाँ लैटिन पे अपनी विश लिख रही होती है, मगर फेंग युआन कुछ भी विश नहीं लिखती। तो किंग सेंग उसके बारे में पूछती है तो फेंग युआन कहती है कि मुझे अपनी विश इस पर लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। किंग सेंग को फेंग युआन की बात कुछ समझ नहीं आती। किंग सेंग और फेंग युआन मिलकर लैटिन को हवा में उड़ाते हैं। फेंग युआन यहाँ किंग सेंग को भी अपनी ड्यूटी से आजाद कर देती है और उससे कहती है कि वो अपनी फैमिली के पास जाए। किंग सेंग इसके लिए पहले तो नहीं मानती, लेकिन फेंग युआन के इंसिस्ट करने पर किंग सेंग मान जाती है। ये दोनों यहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन फेंग युआन यहाँ हिलियन जी को देख लेती है, जो कि अपना लैटिन भी हवा में उड़ा रहा था। फेंग युआन यहाँ हिलियन जी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। किंग सेंग यहाँ इन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ में वॉक करने लगते हैं। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।